हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचर का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है उसके ऊपर आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया। तो सबसे पहले सवाल बनता है कि मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया। तो जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत था उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है सिगमंड फ्राइड का। तो सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी थी उसमें से एक दो क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है। हमेशा जो भी पैडागोजी संबंधित पीडीपी या चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है जिसमें चेतन मन, अचेतन मन, कॉन्सेप्ट माइंड, सबकॉन्शियस माइंड से पूछा जाता है कि किसका कितना प्रतिशत होता है। तो ये सारी चीजें जानेंगे और पूरी थ्योरी को एक बार पढ़ेंगे। तो सिगमंड फ्राइड सिगमंड फ्राइड ने दिया है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। इन्होंने क्या दिया है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है। जो सिगमंड फ्राइड थे वो कहाँ के रहने वाले थे, वो थे आपके ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले। वो रहने वाले थे ऑस्ट्रेलिया के। उनका जन्म हुआ 6 मई 1856 को। इनकी डेथ हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, यानी 1939 में इनकी डेथ हुई। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। इन्होंने दिया अपना मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। तो सिगमंड फ्राइड ने जो अपनी जो थ्योरी बताई उसमें एक बर्फ का टुकड़े का प्रयोग किया, एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की कि कैसे व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो जो सिगमंड फ्राइड साहब थे वो तांत्रिका संबंधित वैज्ञानिक थे, यानी न्यूरोलॉजिस्ट। बचपन से ही काफी होशियार थे। जब ये 12 वर्ष की उम्र के थे तभी इन्होंने करीब 8 भाषाओं का इन्हें ज्ञान हो चुका था। ठीक है, तो इन्होंने जो थ्योरी दी उसे वो सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणवाद का जो इन्होंने सिद्धांत दिया उसमें हम जानेंगे अब कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। तो ये आप सभी लोगों को ये नहीं बताते हैं। तो इन्होंने दिया कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन। चेतन मन, चेतन मन के बाद इन्होंने बात एक बार पहले चेतन मन के बारे में पढ़ लेते हैं कि चेतन मन क्या होता है। चेतन मन क्या होता है, प्रेजेंट टाइम का जो हमारा मन होता है जिसमें हमें प्रेजेंट संबंधित सारी चीजें जो भी याद होती है उसे बोलते हैं चेतन मन, यानी कि कॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या क्या बातें ले सकते हैं। जैसे कि किसी ने आपसे आपका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आप तुरंत बता दें कि मेरा नाम है। आपसे पूछा किसी ने अभी आप कहाँ से आ रहे हैं, मैं घर से आ रहा हूँ। तो ये सारी जो प्रेजेंट, जो वर्तमान संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, वर्तमान की जितनी भी घटनाएं हैं वो किसमें होती है, वो होती है आपके चेतन मन में, यानी कॉन्शियस माइंड के अंदर। तो ये याद रखना है। ये अभी मैं पहले एक बार समझा देता हूँ, फिर कोई डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले चेतन मन होता है जो कि वर्तमान संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है, जिसमें जैसे कि आपका नाम क्या है, आप अभी कहाँ से आ रहे हैं, आपने आज क्या किया, जो करंट की वो वर्तमान की ज्यादा पुराने नाम है जिनका जवाब हम तुरंत दे सके। ठीक है, तो वो आता है आपका कॉन्शियस माइंड के अंदर।
ये सक्रिय होता है, कहते हैं एक्टिव होता है ये माइंड। ये लाइन रखी हुई आती है दरी की दरी। सक्रिय और एक्टिव माइंड कौन सा होता है? तो माइंड होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। इसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस जिसे बोलते हैं अर्धचेतन मन। इसे बोलते हैं क्या? अर्धचेतन मन। अब अर्धचेतन मन में कौन सी घटनाएं आती हैं? अर्धचेतन मन में घटनाएं आती हैं, इसमें प्रेजेंट की आती है, अर्धचेतन मन में आती है कुछ समय पहले की, जिनका जो अगर कोई हमने सवाल पूछा तो हमें तुरंत ना याद आए, बल्कि अगर हम थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें तो हमें तुरंत याद आ जाए। जैसे कि परसों मैंने क्या खाया था, तो परसों को ये व्यक्ति बता सकता है याद करके कि परसों मैंने ये चीज खाई थी। परसों मैं कहाँ गया था, परसों मैंने किस चीज की पढ़ाई की थी, और लास्ट संडे मैंने कौन सी मूवी देखी। एग्जाम में जब हम कभी कभी क्वेश्चन हमें याद नहीं आता है तो लेकिन तुरंत कभी कभी आ जाता है, जब हम याद करते हैं तो जो वो घटनाएं सारी होती है वो होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी अर्धचेतन मन के अंदर होती है वो सारी घटनाएं। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा आता है वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। ये होता है अनकॉन्शियस माइंड, किसको बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? चेतन मन, अर्धचेतन मन, और ये होता है अचेतन मन। ठीक है, ये होता है आपका अर्धचेतन मन। अब अर्धचेतन मन क्या होता है? अर्धचेतन मन के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसमें विस्मृति में चली जाती है हमारी जो मेमोरी, हमारे जो याददाश्त, हमारे जो विचार होते हैं, जो भी कुछ हम लोगों ने सीखा होता है वो किस में चला जाता है? विस्मृति में चला जाता है, हमें याद नहीं रहता। इसमें सुख दुख, हमारे पास्ट में क्या घटा, किसकी डेथ हुई, सुख दुख संबंधित, तो ये सारी चीजें उसमें चली जाती है। एक समय के साथ हम भूल जाते हैं। जैसे कहते हैं ना समय के साथ सब कुछ सही हो जाता है, तो एक समय के साथ या तो हमें हालातों की आदत पड़ जाती है या हम समय के साथ क्या है भूल जाते हैं। तो वो सारी घटनाएं होती है हमारी अनकॉन्शियस माइंड। तो ये तीनों चीजें याद रहेंगी, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ये तीनों चीजें हैं। अब थोड़ा सा मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ आपको कि कैसे काम करते हैं ये तीनों मन। ठीक है, पहला प्रेजेंट, दूसरा जिसमें हमें याद दिलाने पे याद आ जाए, तीसरा जो कि याद नहीं रहती। तो इन्होंने क्या लिया, अपना डायग्राम को समझाने के लिए इन्होंने लिया एक क्या, बीकर। बीकर क्या था? पानी से भरा हुआ। बीकर पानी से क्या था? भरा हुआ। इसमें डाला इन्होंने क्या, एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। इसमें ये इन्होंने क्या डाल दिया, बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। एक बीकर के अंदर इन्होंने क्या डाल दिया, एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। अब इस डायग्राम के थ्रू इन्होंने समझाने की कोशिश की कि कौन सा चेतन मन है, कौन सा अचेतन मन है और कैसे काम करता है। तो जो नीचे का भाग था वो था 90%, 90% था, वो था कौन सा? अचेतन मन। आपको दिखाई दे रहा हो, ये था कितना? 90% था ये पूरे का। ठीक है, पूरे मन का ये भाग था 90%, जो कि पानी में नीचे डूबा हुआ था, क्योंकि बर्फ का टुकड़ा क्या है, लहर मारेंगे। दूसरा ये जो आया ऊपर का, ये आया चेतन मन। चेतन मन ये कितना आया? 10%। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेते हैं चेतन मन कितना होता है, अर्धचेतन मन कितना होता है। चेतन मन 10%, अर्धचेतन मन 90%। ठीक है, इसके बाद बीच का रह गया अर्धचेतन मन, तो दिमाग लगा के बताएंगे, नहीं बता। तो जो बीच का हिस्सा है अर्धचेतन मन, अर्धचेतन मन, इसकी कोई परसेंटेज नहीं है क्योंकि ये याद आ जाता है। तो जो अर्धचेतन मन हुआ, बीच का जो क्या है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, क्योंकि बर्फ में क्या है, जैसे जैसे पानी बर्फ घुलेगी तो बर्फ का टुकड़ा तैरेगा, तो कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा। इससे उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि कुछ चीजें हमें याद आ जाती है, कुछ चीजें हमें याद नहीं आती।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा सिगमंड फ्राइड की थ्योरी, चेतन मन क्या होता है और चेतन मन क्या होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, तीनों चीजें, पहला 10%, तीसरा होता है आपका 90%, बीच का क्या है याद आ जाता है, याद नहीं आता है। जो एक्टिव है, एक्टिव वाला अपना ये है, ये निष्क्रिय हो जाता है क्योंकि हमें इसमें याद नहीं रहता। अब इसके बारे में बात करें आगे, इन्होंने क्या बताया, जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत था, इन्होंने मन का जो अध्ययन किया, ठीक है, इसके बाद इन्होंने व्यक्तित्व के आधार पर जो 3 पर्सनैलिटी बताई, इन्होंने जो 3 पर्सनैलिटी इन्होंने बताई, व्यक्तित्व के आधार में इन्होंने जो 3 पर्सनैलिटीज के बारे में बात की, उसके बारे में बात करेंगे। ईगो, सुपर ईगो, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्या है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये भी तीनों किसकी देन है, सिगमंड फ्राइड साहब की, ये भी तीनों देन है। सिगमंड फ्राइड साहब काफी जाने माने मनोवैज्ञानिक रहे हैं, विकार संबंधित, तनाव संबंधित क्षेत्र में काफी इनका नाम हुआ है। इन्हें जो लोकप्रियता हासिल हुई दोस्तों, वो हुई इनकी डेथ के बाद। मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत जो आया संदर्भ में इनकी डेथ के बाद 1940 के बाद काफी लोकप्रियता थी। तो हम बात कर रहे थे ईडी की। ईडी में क्या होता है, कोई व्यक्ति, ईडी में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए बिना नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर कोई भी काम करता है। कोई भी किसी भी काम को अंजाम देता है, अपनी मूलभूत आवश्यकता होती है जैसे कि खाना पीना, भूख प्यास, सेक्स, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, उससे समाज की कोई परवाह नहीं होती कि क्या ऐसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, कह सकते हैं कि ये कुछ भी करे, इसे बस अपनी उससे मतलब है, अपनी भूख मिटानी है, चाहे चोरी करके खाना खाए, चाहे अपराध करे, चाहे बलात्कार करे किसी का, जो ये पर्सनैलिटी होती है ईडी वाली, तो इसे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है अपना, इस व्यक्ति को क्या है, समाज से कोई मतलब नहीं होता, समाज से मतलब नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरा की बात करें, ईगो की बात कर रहे थे। ईगो में क्या होता है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति कोई भी काम करते समय तर्क वितर्क करता है, सोचने की जो उसकी क्षमता होती है, उसे सोचता है कि मैं ये काम करूँ तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं ये काम करूँगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो किसमें होता है, वो होता है अपना ईगो के अंदर। तो ये बात याद रखिए, इसके अंदर क्या है, तर्क वितर्क करता है। बहुत ही छोटे शब्दों में बता रहा हूँ मैं, काफी बड़ी बड़ी पूरी वीडियो पड़ी हुई है। तो तर्क वितर्क करता है व्यक्ति, जब जाके निष्कर्ष पर पहुंचता है। तीसरा सुपर ईगो की बात करें, सुपर ईगो में क्या होता है, तो सुपर ईगो में व्यक्ति नैतिक मूल्यों से प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है, वह वही काम करता है जो काम समाज के लिए हितकर हो, जिनका उसे क्या मिले, लाभ मिले, तो गलत काम नहीं करता है। जो सुपर ईगो वाला व्यक्ति होता है वह कभी भी गलत काम नहीं करता है, गलत काम नहीं, नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत रहता है, कह सकते हैं। नैतिक मूल्य उसमें इतने कूट के भरे होते हैं कि वो गलत काम करने से पहले 100 बार सोचता है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ईडी, इदम, सुपर ईगो, परमहंस, ठीक है, ये इनके हिंदी में नाम है। तो वैसे तो इंग्लिश में ध्यान रखना है, वहाँ कंफ्यूजन हो जाती है काफी सारी। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। आई हो सीटेट का एग्जाम जो है जल्दी ही होने वाला है, 29 तारीख से एग्जाम शुरू है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने कुछ पूछता है। सिगमंड फ्राइड ने एक सपनों का अध्ययन करके इन्होंने एक अपनी पुस्तक दी थी, सपनों की व्याख्या, ये कब दी इन्होंने, 1900 में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने दी दैनिक जीवन में एक इनकी थी, दैनिक या रोजमर्रा, दैनिक जीवन का मनोविज्ञान,
1901 में। तो ये याद रखनी है, इनकी दोनों पुस्तकें थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम के लिहाज से पूछ लेते हैं कई बार परीक्षा में, सब लोग को इकट्ठा और का बनाना। अब बात करते हैं एक बार क्या हुआ, जो सिगमंड फ्राइड साहब थे, इनके पास ये डिप्रेशन वाले जितने व्यक्ति रहते थे, तनाव वाले, इनके पास वो व्यक्ति आते थे दवाई के लिए। तो एक व्यक्ति आया इनके पास और उसने अपनी सारी जो समस्याएं हैं वो सिगमंड फ्राइड साहब को बताई कि मेरे साथ ये घटना होती है। क्योंकि जो व्यक्ति तनाव में होता है, अगर कोई व्यक्ति उसकी बात को आराम से सुन ले ध्यानपूर्वक, तो उससे काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। तो इसी प्रकार से सिगमंड फ्राइड के साहब से पास एक व्यक्ति आया जो कि डिप्रेशन में था, तनाव में था। सिगमंड फ्राइड साहब ने उसकी बात को आराम से सुना तो उसने काफ़ी रिलैक्स महसूस किया। तो सिगमंड फ्राइड साहब ने उसका यह निष्कर्ष बताया, उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। तो यही निष्कर्ष निकाला कि अगर कोई व्यक्ति तनाव में है, डिप्रेशन में है, तो अगर आप उसकी बात अच्छे से और रोचकपूर्ण तरीके से गहराई के साथ उसकी बातें सुन लेते हैं, तो उस व्यक्ति को काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। तो आपके आसपास अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप उसको ध्यान से उसकी बातों को सुनें और उसकी जीवन में कुछ उजाला लेकर आएँ, ताकि वो व्यक्ति भी आगे क्या है, जो आशा एक उम्मीद जगे उसके जीवन में आगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपकी वीडियो, आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और लगातार चैनल से बने रहें, सीटेट संबंधित वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।